हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और बच्चे लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घर्षण कोण। 11th क्लास फिजिक्स में घर्षण कोण किसे कहते हैं और इसका छोटा सा व्यंजक, यानी घर्षण कोण का स्पर्शजा और स्थैतिक घर्षण गुणांक में जो संबंध होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए, तभी मजा आएगा। सबसे पहले तो आपको एक वस्तु लेकर चलना पड़ेगा। डायग्राम बना है, लेकिन फिर से मैं आपको एक छोटे से डायग्राम में समझाना चाहता हूं। जब कोई वस्तु एक किसी तल पर हो सीमांत संतुलन की स्थिति पर, यह चीज आप नोट करो पहले कि जब कोई वस्तु किसी तल पर हो सीमांत संतुलन की स्थिति पर, तब इस वस्तु पर चार बल कार्य करते हैं। ये तो बिना कुछ सोचे समझे तैयार कर लो। वो चार बल कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो भार नीचे की ओर पृथ्वी के कारण, भाई पृथ्वी पर कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो भार के बराबर। ये जो W है वो mg के बराबर, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, पृथ्वी का त्वरण कितना है और वस्तु का वेट कितना है, ये चीज है। ठीक है, द्रव्यमान कितना, ये चीज। तो ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है, W बराबर mg के। दूसरा, जिसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम पढ़े हो आप, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना वेट यानी W नीचे की ओर बल कार्य करेगा, उतना ही एक इसकी अभिलंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं। दो बल ये हो गए। तीसरा बल, जिधर हम इसको विस्थापन करेंगे यानी इसको गति कराने की कोशिश करेंगे, उस दिशा पे एक बल लगाएंगे बच्चों, तो वो बल कार्य करेगा। और एक बल ऐसा भी होगा जो इस वस्तु के गति के विपरीत दिशा में इस वस्तु के गति का विरोध करेगा, उसे हम घर्षण बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घर्षण बल बोलेंगे। इतना क्लियर है? जिसे हम Fs से, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थैतिक घर्षण लगेगा, इसलिए उसे हम Fs से दर्शाएंगे। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसका Fk, यानी वो जब यदि गति कर रहा है तो Fk मतलब कैनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, फ्रिक्शन जिसे बोलते हैं। तो Fs स्थैतिक के लिए होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, घर्षण होता है। तो जब कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थैतिक घर्षण लगता है, वो वस्तु के विस्थापन के विपरीत। यानी कोई वस्तु आगे की ओर जा रहा है तो घर्षण बल हमेशा उसके विपरीत दिशा में गति करेगा, मतलब कार्य करेगा। जैसे आप आगे की ओर चल रहे हैं तो पैर आगे की ओर ना फिसले, इसलिए आपके पैर में यानी और जमीन के तल के बीच में घर्षण बल लगेगा, जो आपके गति के विपरीत दिशा में होगा। घर्षण बल हमेशा बाह्य बल के विपरीत होता है। जिधर हम बल लगाना चाहते हैं उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। यह चीज क्लियर हो गया? इतना समझ गए? चलो, अब एक सीमांत घर्षण बल आपने समझ लिया Fs, और ये अभिलंब प्रतिक्रिया, एक इधर भैया Fs लग रहा है ना, और ये आपका अभिलंब प्रतिक्रिया, इसका कुछ ना कुछ परिणामी होगा। हाँ सर, ये परिणामी होगा। तब जो हमारा ये एक घर्षण बल है और एक अभिलंब प्रतिक्रिया है, इसका परिणामी, ये देखो थोड़ा परिणामी अभिलंब, ये तो अभिलंब है, इसका परिणामी जो है अभिलंब के साथ जो भी कोण बनाता है उसे हम बोलते हैं घर्षण कोण। फिर से समझने की कोशिश करो कि बच्चों अभी इस डायग्राम में देख लो कि ये आपका अभिलंब प्रतिक्रिया है, ये आपका स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण बल है। मतलब कोई वस्तु एक सीमांत संतुलन की स्थिति में है तो उसे हम सीमांत घर्षण बल बोल सकते हैं। तो यहां पर इस वस्तु पर सीमांत घर्षण बल और अभिलंब का एक परिणामी है। ये परिणामी है क्या? ओसी जो है परिणामी है। आर के साथ जो कोण बनाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, उसे उसका घर्षण कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? घर्षण कोण। समझ में आया कि भाई साहब ये हमारा एक घर्षण बल है और आर एक अभिलंब प्रतिक्रिया है। इसका परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे उसका हम घर्षण कोण कहते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया। और मैंने आपको बताया भी कि बच्चों यदि सीमांत संतुलन की स्थिति पे रखते हैं तो चार बल कार्य करेगा बिना सोचे समझे। एक गुटके का भार नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया आर है, बाह्य बल F, दाईं ओर लगाओ तो दाईं ओर, बाईं ओर लगाओ तो बाईं ओर। लेकिन जो एक सीमांत घर्षण बल है वो वस्तु के बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, वो आपका Fs होगा। तो शुरू करें आगे थोड़ा सा थ्योरम। तो थ्योरम के लिए आपको जो समझाया है बस वही लिखना है भाई साहब कि एक आयताकार गुटका प्रदर्शित है। अरे प्रदर्शित देख लो,
जो क्षैतिज तल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है। सीमांत संतुलन का मतलब ये है कि कोई वस्तु स्थिर है, उसमें हम बल लगा रहे हैं कि गति करे साला, लेकिन वो एक ऐसी स्थिति है कि बस भाई अब गति करने ही वाला लेकिन गति नहीं कर रहा है, गति करने ही वाला है लेकिन गति नहीं कर रहा है, उस स्थिति को उसका हम सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। जब किसी वस्तु पर हम बाहुबल लगा रहे होते हैं, वो वस्तु गति करने ही वाला है, बस कि थोड़ा सा यूनिट और बढ़ाओ कि गति कर ही देगा, लेकिन वो गति नहीं कर रहा, तब उसके हम स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं बच्चों। और इस स्थिति पर वस्तु पे 4 बल कार्य करते हैं। वो एक पहला mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और भैया अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर। एक कल्पना करो, इमेज बनाओ कि ऐसा एक डायग्राम है हमारे पास, इधर भार नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, एक बाहुबल और घर्षण बल तो उसके विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, समझ रहे हैं ना? अच्छा, इस डायग्राम में आपने एक चीज समझा होगा कि जो OC है ये क्या है, ये R और FS का परिणामी है। R क्या है बच्चों? ये हमारा एक अभिलंब प्रतिक्रिया। FS क्या है? FS आपका एक सीमांत घर्षण बल है। तो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, और इसमें एक हमारा एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में अपन यदि लेकर चलें कि भाई पाइथागोरस प्रमेय तो भी लग सकता है, यदि हम इसका किसी का कोण निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे समय दोगे जिससे आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। उस समय लूंगा प्रूव करने के लिए कि यदि बच्चों मैं लैम्डा व म्यूएस में संबंध बोलूं। अच्छा, आपको यह भी पता होगा कि म्यूएस है क्या? म्यूएस है क्या? ठीक है, तो म्यूएस क्या है बच्चों? म्यूएस है एक स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक जरूरी है ना समझना। स्थैतिक घर्षण गुणांक है म्यूएस। क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक है। ठीक, चलो, तो यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं, जो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से O B C, ये आपको लैम्डा दिख रहा है। तो tan थीटा का फॉर्मेट लगाऊं, tan लैम्डा बराबर, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ये आधार हो जाएगा। सही है? ठीक है, ये जो BC है, ये BC है, इसके समांतर है कि नहीं है? OA के समांतर, तो ये FS है, तो ये भी FS हो जाएगा। यानी OA के समांतर है तो OA और BC दोनों समान हो जाएंगे, OB। तो OA का मान कितना बच्चों? FS, और ये R है, मतलब tan जो लैम्डा है वो आपका FS बटा R है। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कराया था, वो क्या है? वो है म्यूएस बराबर FS बटा R। अब इसको आप समीकरण 1 दे दो, समीकरण 2 दे दो, और दोनों से यदि देखो तो यदि राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा, इसलिए हो जाएगा म्यूएस बराबर tan लैम्डा। बस बच्चों यही आपका संबंध आ गया, यही है आपका म्यूएस है स्थैतिक घर्षण गुणांक, और लैम्डा जो है आपका वो है घर्षण कोण है। ठीक, घर्षण कोण क्या है? घर्षण कोण। इतना क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो खत्म कहानी, थ्योरम कंप्लीट है। जो चीज मैंने आपको समझाया है वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। पूरा ये बल हो गया। FSR का परिणामी प्राप्त करने के लिए समांतर चतुर्भुज OACB को पूरा करते हैं, समांतर चतुर्भुज बना दिए। OC जो है एक परिणामी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। BOC क्या है? घर्षण कोण है। BOC घर्षण कोण देख सकते हो आप लोग, BOC एक घर्षण कोण है लैम्डा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में लेकर चलोगे, tan लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? BC बटा OB। तो हमने जो कराया था आपको वही है, tan लैम्डा FS बटा R, जो कि म्यूएस बराबर क्या होता है? FS बटे R। तो दोनों बराबर है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब यहां से एक निष्कर्ष निकला कि घर्षण कोण का स्पर्शज्या का मान, ये जो घर्षण कोण का स्पर्शज्या का मान है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो घर्षण कोण का स्पर्शज्या यानी लैम्डा, भाई देखो हमेशा यदि हम ज्या की बात करें, साइन की वो बात करते हैं, कोज्या तो फिर हमारा कास हो जाता है ना। ज्या यानी साइन, कोज्या यानी कास, और स्पर्शज्या मतलब tan। याद रखियो ना भाई साहब, कभी आ भी जाए कि साइन क्या है? ज्या है, कोज्या कास हो जाएगा, और स्पर्शज्या tan हो जाएगा। तो घर्षण कोण का स्पर्शज्या, ये देखो स्पर्शज्या का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। सिंपल, और इतना ही कंप्लीट। आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, यदि नोट्स लेना है तो 100 रुपीज़ चार्ज है।
इसका आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, तो कॉन्टेक्ट नंबर 96 85 29 91 49, इस पर व्हाट्सअप करना है। 100 रुपये चार्ज लगेगा। बेहतर रूप से एक विषय का नोट्स हैंड रिटेन आपको मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।